वालेकुम, माय नेम इज़ फरमान खान फ्रॉम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एचएन फर्स्ट में है, हाइटल हार्निया। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियो को और शेयर करें। आज के हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन दिस 10 स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन हाइटल हार्निया, डिस्क्राइब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइटल हार्निया, डिस्कस टाइप ऑफ हाइटल हार्निया, लिस्ट काजेस, साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइटल हार्निया। मीन्स इसके ऑब्जेक्टिव ये हैं कि हमने ये एक्सप्लेन करेंगे कि डिफिनीशन ऑफ हाइटल हार्निया, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसके साइन सिम्टम क्या है, काजेस इसके क्या हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसकी हम ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे, इसके नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ हाइटल हार्निया क्या होंगे और नर्सिंग इंटरवेंशन इसके क्या होंगे। हाइटल हार्निया occur when the upper part of stomach push through an opening in the diaphragm and up into the chest। हाइटल हार्निया हमारे पास वो हार्निया है कि जब स्टमक का ऊपर का पोर्शन जो है, स्टमक का ऊपर का जो पोर्शन है वो मीन्स उसकी प्रोट्रूजन हो जाती है अपर साइड और वो डायफ्राम में चला जाता है, तो इसे कहते हैं हाइटल हार्निया। ये अपर पोर्शन ऑफ जो स्टमक है ये ऊपर की तरफ चला जाता है डायफ्राम में, तो इसको कहते हैं हाइटल हार्निया। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एसोफेगल हाइटस और डायफ्रामेटिक। और ये जो ओपनिंग है इसको एसोफेगल हाइटस या डायफ्रामेटिक हाइटस भी कहते हैं। और इस हाइटस में जब हमारे पास इस हाइटस पोर्शन में जब प्रोट्रूजन ऑफ स्टमक होती है तो इसे कहते हैं हाइटल हार्निया। हाइटल हार्निया इज द प्रोट्रूजन ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक इनटू थोरैक्स थ्रू अ टियर और वीकनेस इन द डायफ्राम। या हमारे पास अगर डायफ्राम वीक हो तो वहाँ पे स्टमक की प्रोट्रूजन हो जाती है थोरैक्स में। थोरैक्स क्या है, इस कैविटी को थोरैक्स कहते हैं, चेस्ट कैविटी को थोरैक्स कहते हैं। तो अगर हमारे पास डायफ्राम जो है वो वीक है, ये डायफ्राम वीक है यहाँ पे, तो प्रोट्रूजन ऑफ स्टमक हो जाती है और ये हार्निया प्रोड्यूस हो जाती है, जिसे कहते हैं हाइटल हार्निया। पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है, नॉर्मली द एसोफेगस और फूड ट्यूब पासिस डाउन थ्रू द चेस्ट, क्रॉसिस द डायफ्राम एंड इंटर द एब्डोमेन थ्रू अ होल इन द डायफ्राम कॉल्ड एसोफेगल हाइटस। कहते हैं कि नॉर्मली हमारे पास ऐसा होता है कि जो एसोफेगस हैं वो फूड पास करता है थ्रू डायफ्राम और स्टमक तक ले जाता है, और ये एक होल के ज़रिए ये हमारे पास एंट्री करता है स्टमक में। एसोफेगस एक होल के ज़रिए एंट्री करता है स्टमक में, उस होल को कहते हैं एसोफेगल हाइटस। जस्ट बिलो द डायफ्राम द एसोफेगस जॉइन द स्टमक, और डायफ्राम के नीचे जो हमारे पास एसोफेगस जो है वो स्टमक के साथ मीन्स अटैच हो जाता है, एंट्री करता है स्टमक में। इन इंडिविजुअल विद हाइटल हार्निया द ओपनिंग ऑफ एसोफेगस हाइटल ओपनिंग इज लार्ज देन नॉर्मल एंड प्रोट्रूजन ऑफ अपर स्टमक स्लाइड अप और पासिस थ्रू द हाइटस एंड इंटर इनटू द चेस्ट। अब अगर हमारे पास एक नॉर्मल इतना होल है हाइटस का, देन राइट, अगर हाइटस का इतना होल है या हाइटस जिसे जो खुद होल को हम कहते हैं वो अगर इतना है तो राइट, लेकिन अगर वो एबनॉर्मली इतना है तो इसकी आपके पास प्रॉब्लम क्या होगी, इसकी प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ पे जो स्टमक का पोर्शन है वो यहाँ पे प्रोट्रूड कर जाता है, स्टमक का जो पोर्शन है वो यहाँ पे प्रोट्रूड कर जाता है और आपके पास हार्निया प्रोड्यूस हो जाती है, जिसे कहते हैं हाइटस हार्निया। द पोर्शन ऑफ अपर स्टमक स्लाइड अप और पास थ्रू द हाइटस एंड इंटर इनटू द चेस्ट, चेस्ट में इंटर कर जाता है। ये देखो, ये आपको दिखाया गया है कि ये हमारे पास नॉर्मल है, नॉर्मल आप ये भी साइज़ दे सकते हैं, ये हाइटस की साइज़ है, ये हाइटस की साइज़ है, ये छोटी है, ये नॉर्मल की नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो ये ओपनिंग जो ये वो बड़ी हो चुकी है, तो बड़ी हो चुकी है तो ये जो पोर्शन है ये हमारे पास स्टमक का वो पोर्शन ये ऊपर चला गया है, उसे कहते हैं हाइटस हार्निया। टाइप ऑफ हाइटल हार्निया के हमारे पास दो टाइप हैं। एक है स्लाइडिंग हाइटल हार्निया। द स्लाइडिंग टाइप एज इट्स नेम इम्प्लाइज अकर व्हेन द जंक्शन बिटवीन द स्टमक एंड एसोफेगस स्लाइड अप थ्रू एन एसोफेगल हाइटस ड्यूरिंग मोमेंट ऑफ इंक्रीज प्रेशर इन द एब्डोमिनल कैविटी। कि अगर आपके पास हाइटस में हाइटल ओपनिंग है और वहाँ से थ्रू प्रेशर कफिंग या इंटरनल स्ट्रेन की वजह से अगर उसका थोड़ा सा पोर्शन ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन फिर प्रेशर वगैरह हटाने से वो वापस नीचे आ जाता है, तो इसे कहते हैं स्लाइडिंग।
hiatal hernia. When the pressure is relieved, the stomach fall back down with gravity to its normal position. और जब आपके पास प्रेशर चला जाते हैं तो वो ग्रेविटी की वजह से नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, इसे कहते हैं स्लाइडिंग हाइटल हार्निया। और कहते हैं कि 90% ऑफ हाइटल हार्निया जो हमारे पास हैं वो ये स्लाइडिंग हाइटल हार्निया होते हैं कि थ्रू कफिंग स्ट्रेन वगैरह ये ऊपर जाता है, स्लाइड हो जाते हैं, और जब आप कफ वगैरह या इंटरनल प्रेशर कम हो जाते हैं तो वो वापस अपने शेप में आ जाता है। पैरा एसोफिजियल हाइटल हार्निया एक ये दूसरी टाइप है हमारे पास। इन पैरा एसोफिजियल हाइटल हार्निया देयर इज नो स्लाइडिंग अप डाउन, अ पोर्शन ऑफ स्टमक रिमेन स्टक इन दी चेस्ट कैविटी। देखो ये हमारे पास ये जो है ये स्लाइडिंग ये ऊपर की तरफ चला गया है, ये स्टमक का पोर्शन ऊपर की तरफ चला गया और यहाँ पे स्टक हो गया, तो ये एकोमुलेटेड या ये जो सेक है ये ऊपर रह चुका है, ये जगह छोटी है, ये अब नीचे नहीं आ सकता, तो ये यहाँ पे फिक्स हो चुका है, स्टक हो चुका है, इसे कहते हैं पैरा एसोफेजियल हाइटल हार्निया। एक ये मिक्स है जिसका थोड़ा पोर्शन स्टक हो चुका है लेकिन थोड़ा सा स्लाइडिंग के दौरान नीचे आ जाता है जब आप इंटरनल प्रेशर हटाते हैं, और थोड़ा पोर्शन ये ऊपर फिक्स हुआ है, तो इसे कहते हैं मिक्स, इसे कहते हैं पैरा एसोफेजियल हाइटल हार्निया। दिस हार्निया रिमेन इन द चेस्ट एट ऑल टाइम, दिस टाइप इज लेस कॉमन। और ये हमारे पास जो पैरा एसोफिजियल हाइटल हार्निया है ये हमारे पास लेस कॉमन होते हैं। ये एक MCQs भी है कि स्लाइडिंग हाइटल हार्निया 90% होता है और ये जो ये हमारे पास कम होता है। ये टाइप ऑफ हार्निया है मीन्स टाइप 1 हाइटल हार्निया। टाइप 1 जो है वो स्लाइडिंग है, देखो ये हमारे पास एक्युमुलेशन हुई है लेकिन ओपनिंग जो है ओपनिंग ओपन है, तो क्या इसका क्या होते हैं कि जब आप इंटरनल यहाँ पे प्रेशर वगैरह कम कर लेते हैं तो ये खुद ब खुद नीचे गिर जाता है, सही। लेकिन ये फिक्स हो चुका है, फिक्सिस ने नीचे गिरना नहीं है, ये पैरा एसोफिजियल हाइटल हार्निया है, इसे टाइप 2 हाइटल हार्निया भी कहते हैं। काज ऑफ हाइटल हार्निया, इसके काजेस क्या हैं? इंक्रीज प्रेशर विद इन एब्डोमेन कैविटी काज बाई इंटरनल एब्डोमेन कैविटी में अगर आपके पास प्रेशर इंक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं? हैवी लिफ्टिंग और बेंडिंग ओवर, आप लिफ्टिंग वगैरह करते हैं या बेंड होते हैं तब आपके पास प्रेशर इंक्रीज होते हैं। फ्रीक्वेंट और हार्ड कफिंग, आप फ्रीक्वेंट क्रॉनिक कफिंग करते हैं तब आपके पास इंटरनल एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जो हाइटल हार्निया प्रोड्यूस करता है। हार्ट स्नीजिंग, फिर यही बात है कि इंटरनल प्रेशर आप इंक्रीज करते हैं। प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी मीन्स प्रेग्नेंट जब फीमेल होती है तो उसका यूट्रस में ऑलरेडी बच्चा होता है तो उसकी वजह से भी आपके पास प्रेशर पड़ जाता है एब्डोमिनल वॉल स्टमक पे, और स्टमक का ऊपर का पोर्शन ऊपर चला जाता है, तो ये होता है ये हाइटल हार्निया प्रोड्यूस हो सकते हैं। डिलीवरी के दौरान भी आपको पता है कि फीमेल को लेबर होते हैं, उसको ज़ोर लगाना प्रेशर लगाना पड़ता है, मीन्स प्रेशर होता है तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाते हैं, तब भी आपको ये हाइटल हार्निया होता है। वोमिटिंग के दौरान भी प्रेशर होता है, इंटरनल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, ये हार्निया हो सकते हैं। स्ट्रेनिंग विद कंस्टिपेशन, किसी को क्रॉनिक कंस्टिपेशन है तब भी अगर आप डिफिकेशन की कोशिश करते हैं, वॉशरूम वगैरह स्टूल पास करने की कोशिश करते हैं लेकिन पास नहीं होता कंस्टिपेशन की वजह से, और आप जो है वो इंटरनल प्रेशर लगाते हैं तो उससे भी ये हार्निया होता है। ओबेसिटी में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन की कि ओबेसिटी में भी आपके पास फैट वगैरह इंक्रीज़ हो जाते हैं, तब स्टमक ऊपर की तरफ जा सकते हैं, प्रेशर उस पर हो सकते हैं। ये कभी कभार हमारे पास हेरिडिटी भी होता है कि अगर वाले सेब में हो तो मीन्स पेरेंट में हो तो बच्चों को भी होते हैं। स्मोकिंग की वजह से भी ये हो सकते हैं। स्ट्रेस एंड डायफ्राम वीकनेस, अगर आपका डायफ्राम वीक है तब भी आपको ये हो सकते हैं। स्ट्रेस की वजह से भी हमारे पास होते हैं क्योंकि ये चूँकि GI डिसऑर्डर है और स्ट्रेस का जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी आप समझिए, लेकिन स्ट्रेस का एक बड़ा रिलेशन है GI डिसऑर्डर के साथ। साइन एंड सिम्टम, चेस्ट पेन और प्रेशर, आपको चेस्ट पेन भी होती हैं, प्रेशर होते हैं, हार्ट बर्न आपको हो सकते हैं, डिफ़िकल्टी स्वालिंग में आपको डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि जब हार्निया हो तो वो पेनफुल होगा, कोई चीज़ पास नहीं होगी वहाँ से, तब आपको डिफ़िकल्टी स्वालिंग में होगी। कफिंग एंड शॉर्टनेस, आप बीच आपको कफ आएंगे, ब्रीथ जो है वो आपका शॉर्ट होगा, शॉर्ट ब्रीथ आप लेंगे। बेल्चिंग आप करेंगे, बिल्चिंग कहते हैं डकार को, आप बार बार डकार वगैरह लेंगे। हिकअप्स आपको होंगे, हिचकियाँ आपको आएंगी। सडन इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्रामेटिक मसल, नाजिया एंड वोमिटिंग आपको हो सकता है। गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स आपको होंगे, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स बार बार आपको होंगे क्योंकि आपका स्टमक का ऊपर पोर्शन वो स्टक हो चुका है तो आपको गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स बार बार होते हैं। अशूर और बिटर सोर और बिटर टेस्ट इन दी माउथ, आपका जो माउथ का टेस्ट है वो भी ख़राब होगा क्योंकि GI डिसऑर्डर है ना, तब ये हो सकते हैं
एब्डामिनल डिस्कम्फर्ट आपको होगी, क्योंकि हार्निया है उसकी वजह से आपके एब्डामन जो है वहाँ पे पेन होगा और टेंडर होगा। मेडिकल डायग्नोसिस क्या है, वेरियस टेस्ट आर यूज्ड टू डायग्नोस हाइएटल हार्निया द फॉलोइंग। इस कहते हैं कि इसके हमारे पास बहुत से टेस्ट यूज़ होते हैं, लेकिन जो हमारे रूटीन वाइज यूज़ होते हैं वो अपराइट चेस्ट एक्सरे। अगर आप अपराइट चेस्ट एक्सरे करते हैं उससे भी आपको प्रोड्यूस हो पता चल सकते हैं बेरियम एक्सरे। बेरियम एक्सरे आल्सो नोन एज बेरियम स्वालो आर डायग्नोस्टिक एक्सरे इन विच बेरियम इज यूज्ड टू डायग्नोस एबनॉर्मेलिटी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इंक्लूडिंग हाइएटल हार्निया। बेरियम एक्सरे क्या होता है कि आपको बेरियम दिया जाता है, मींस बेरियम, तो वो बेरियम जो है वो चेस्ट की तरफ चला जाता है, मींस वहाँ पे स्टमक वगैरह में। तो जब आप एक्सरे वगैरह करते हैं तो उसकी पिक्चर आपको क्लियर नज़र आती हैं। upper endoscopy, the upper endoscopy also known as esophagogastroduodenendoscopy or EGD, allow the doctor to examine the inside of the patient esophagus, stomach and duodenum, the first part of small intestine with an instrument called an endoscope। एंडोस्कोपी कर सकते हैं कि क्या होते हैं कि हमारे पास छोटा सा कैमरा जो है वो इंसर्ट किया जाता है थ्रू माउथ, तो थ्रू माउथ ओरल और इंटरनल देखा जाता है, उससे देखता है मीन्स आप स्टमक की कंडीशन उससे चेक करते हैं, एसोफेगस भी आप चेक करते हैं, ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है आप उसको भी चेक कर सकते हैं थ्रू कैमरा, और इसे कहते हैं एंडोस्कोपी और इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं एंडोस्कोप। ट्रीटमेंट क्या है इसकी, मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हाइएटल हार्निया में इंक्लूड प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ एंटासिड सच एज लेसोमेप्रोजोल, ओमेप्रोजोल और रेबेप्रोजोल। क्योंकि देखो हाइएटल हार्निया में आपको गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होंगे, हार्ट बर्न आपको होगी, मींस एसिडिटी वगैरह जो स्टमक कंटेंट वो ऊपर की तरफ आएंगे जो कि एसोफेगस में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो उसकी वजह से आप क्या करते हैं उस आप एंटासिड इस्तेमाल करें, चूँकि HCl अगर ऊपर आता है तो वो आपको डैमेज करते हैं, आपको नुकसान पहुँचाते हैं, तब आप ओमेप्रोजोल वगैरह लेंगे जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं। When hernia symptom are severe and chronic acid reflux is involved, surgery is sometimes recommended। अगर आपके पास हार्निया जो उसका साइज इंक्रीज हो जाए और वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो क्या कहते हैं आपका एसिड रिफ्लेक्स हो जाते हैं, स्टमक का एसिड ऊपर की तरफ जाते हैं, तब आपने सर्जरी को परफॉर्म करना होगा। द सर्जिकल प्रोसीजर यूज इज कॉल्ड नाइसन फंडोप्लिकेशन, और इसके लिए जो सर्जरी का जो मेथड यूज़ होता है उसे कहते हैं नाइसन फंडोप्लिकेशन। क्या होता है देखो हाइएटल हार्निया में हमारे पास ये तो नॉर्मल वो है ना, ये हमारे पास स्टमक का जो ये ऊपर का हिस्सा देखो आप अगर आप देख लें तो ये जो पोर्शन है ये ऊपर की तरफ गया हुआ है, सही। तो जब आपके पास ये चीज़ मीन स्टमक का पोर्शन डायफ्राम जाता है तो आप क्या करते हैं, आप थ्रू सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आप इसको यहाँ से खींचते हैं और उसको ओवरलेप करते हैं, मीन्स पीछे से आपने लिया और स्टार्ट में ओवरलेप किया, ताकि ये जो स्टमक का पोर्शन ये ऊपर की यहाँ पे आपके पास पोर्शन न रहे, और उसको आप यहाँ से वहाँ से फिर अटैच करते हैं। देखो अगर हम देख लेना यहाँ पे देखो ये यहाँ से अटैच किया हुआ है, ये फंडोप्लिकेशन इस तरह होती हैं कि स्टमक का जो एक्स्ट्रा पोर्शन है जो मीन्स प्रोट्रूड हुआ है आप उसको बांध लेते हैं तो ऊपर आपके पास स्टमक कंटेंट नहीं जाते। In fundoplication, the gastric fundus upper part of the stomach is wrapped or plicated around the inferior part of the esophagus, preventing herniation of stomach through the hiatus in the diaphragm and the रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। कहते हैं कि आप इसको बांध लेते हैं ताकि ऊपर की तरफ ना तो स्टमक थ्रू हाइएटल पोर्शन जाए चेस्ट में और ना वहाँ से आपके पास एसिड वगैरह HCl वगैरह जो है वो ऊपर न जाए, इसलिए आप फंडोप्लिकेशन करते हैं, वो ऊपर का चीज़ है वो बांध लेते हैं। द प्रोसीजर इज़ नाउ कॉमनली परफॉर्म लेप्रोस्कोपिकली, और ये प्रोसीजर आजकल हमारे पास थ्रू लेप्रोस्कोपिकली इसे परफॉर्म किया जाता है। लेप्रोस्कोपी किसे कहते हैं कि अगर हमारे पास ये एक जो है ये देखो अगर ये कोई पेशेंट है मीन जी उसका स्टमक है तो यहाँ पे एक होल 2 होल 3 होल किए जाते हैं, एक से कैमरा इंसर्ट किया करते हैं और दोनों से इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करते हैं, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है वो ट्रीटमेंट करते हैं और उन्हें यहाँ पे जो है वो स्क्रीन में नज़र आता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये होल ये फिर हम ये मॉडर्न टेक्निक है किसी भी मीन्स हार्निया को रिमूव करने के लिए और अपेंडेक्टोमी के लिए भी आजकल यूज़ होती हैं।
इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, डिस्फेजिया होगा। डिस्फेजिया मीन्स डिफ़िकल्टी इन स्वालिंग, आपको को स्वालिंग में प्रॉब्लम होगी। एसोफेजाइटिस होगा, एसोफेगस जो है हमारे पास उसकी इन्फेक्शन होगी। गेस्ट्रोजिंग गर्ड, आपको गेस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स आपको होंगे। ये क्यों होंगे, क्योंकि स्टमक के कंटेंट बार बार ऊपर की तरफ आएंगे। इन्फेक्शन और ब्लीडिंग, आपको इन्फेक्शन होती है या ब्लीडिंग, क्योंकि देखो अगर हमारे पास हार्निया है तो हार्निया में हमारे पास वगैरह ये चीज़ें जमा हो जाती है जो कि इन्फेक्शन क्रिएट करती हैं। डैमेज ऑफ इंटरनल आर्गन, हार्ट, लंग। इंटरनल आर्गन में आपको डैमेज हो सकती है, क्योंकि अगर आपके पास हार्निया हो चुका है सही, और उसमें क्या, उसमें इन्फेक्शन हो गई है, तो वो क्योंकि हमारे पास इन एसोफेगस जो वो हार्ट के नियर हैं, तो वो इन्फेक्शन हार्ट की तरफ जा सकती हैं, लंग्स की तरफ भी जा सकती हैं। टू रिड्यूस इंटरनल प्रेशर एंड प्रिवेंट एस्पायरेशन when we have the patient sleep in a reverse Trendelenburg position with head of bed elevated। कहते हैं कि इसको कॉम्प्लिकेशन वगैरह हटाने के लिए आपको इसको रिवर्स पोजीशन में रखेंगे। रिवर्स पोजीशन क्या होता है कि आपका हेड जो है वो एलिवेटेड होता है। ये ट्रेंडलबर्ग पोजीशन जो हमारे पास है, पोजीशन विद हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड। देखो ट्रेंडलबर्ग जो पोजीशन है वो इस तरह है। अगर ये हम हेड ले लें तो ये ट्रेंडलबर्ग पोजीशन है, सही है। ये हेड हो गया हमारे पास और ये फुट हो गए। लेकिन रिवर्स ट्रेंडलबर्ग का मतलब ये है कि उसका हेड जो है वो यहाँ पे ऊपर, हेड जो है वो ऊपर और पाँव उसके नीचे, इसे कहते हैं रिवर्स ट्रेंडलबर्ग। ऐसे पेशेंट रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट, आप पेशेंट के रिस्पांस को देखें कि वो ट्रीटमेंट उस पर कोई असर कर रहा है नहीं कर रहा। ऑब्जर्व फॉर कॉम्प्लिकेशन स्पेशली सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग, पल्मोनरी एस्पिरेशन, इंसरकार्सिनेशन, स्ट्रैंगुलेशन। तो आप मीन्स ब्लीडिंग का ख्याल करेंगे, क्या है ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। दूसरे एस्पायरेशन वगैरह आप चेक करेंगे। पल्मोनरी प्रॉब्लम, लंग्स एक्टिविटी आप चेक करेंगे। फिर स्ट्रैंगुलेशन के लिए आप एसेस करेंगे। अगर स्ट्रैंगुलेशन होती है तो आपने डायरेक्ट जो है वो सर्जरी करनी पड़ती है। ये हमारे पास है रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन इसे कहते हैं कि हेड एलिवेटेड और फुट नीचे। देखो आप देख सकते हैं कि ये हेड एलिवेटेड और फुट जो है वो नीचे होती हैं। After endoscopy, watch for sign of perforation such as feeling blood pressure, rapid pulse, shock and sudden pain caused by endoscopy। अगर जब आप एंडोस्कोपी वगैरह कर लेते तो आपने इन चीज़ों के लिए चेक करना है कि उसका ब्लड प्रेशर जो वो कम तो नहीं हो रहा, सही है, वो शॉक वगैरह में तो नहीं जा रहा, उसे पेन वगैरह तो नहीं हो रही, तो इसके लिए आप चेक करेंगे। टू एनहांस कंप्लायंस टीच द पेशेंट अबाउट द डिसऑर्डर। तो आप पेशेंट को अगर डिसऑर्डर वगैरह के बारे में बताते हैं, उन्हें मीन्स करते, इन्फॉर्म करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। एक्सप्लेन सिग्निफिकेंट सिम्टम, डायग्नोसिस टेस्ट एंड प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट। तो आप जो इसके सिम्टम वगैरह, ड्रग जितने भी टेस्ट वगैरह यूज़ होते हैं, ये सब आपको उसको डिस्क्राइब करने पड़ेंगे। रिव्यू प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, एक्सप्लेनिंग दियर डिजायर्ड एक्शन एंड पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट। तो आप उसके पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट पे भी उसको समझाएं और ड्रग वगैरह के ऊपर भी समझाए उसे। टीच द पेशेंट डाइटरी चेंज टू रिड्यूस रिफ्लक्स। डाइटरी चेंज आप उसका करेंगे, ऐसी चीज़ ना देंगे जिसकी वजह से आपके पास HCl ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, या एसिडिक चीज़ें आप नहीं देंगे, तो आपको पास ये जो है ये ट्रीट हो जाएगा। इनकरेज द पेशेंट टू डिले लाइंग डाउन फॉर आफ्टर 2 आवर्स। और आप पेशेंट को कहेंगे कि खाने के बाद डायरेक्ट आप 2 घंटों से पहले ना सोए करें। जब आप खाना खाते हैं तो उसके बाद 2 या 3 घंटे आप बैठा करें, तो उसके बाद आप सो सकते हैं। डायरेक्टली अगर आप सोते तो डाइजेशन काम नहीं करता, इतना पोजीशन इस तरह हो जाती है, तो आपको जो है ये हो सकता है हाइड्रोटल हार्निया। तो ये आज का हमारा हाइड्रोटल हार्निया का लेक्चर था। आपको जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो थ्रू आप कॉल में से डिस्क्रिप्शन में हमारा कांटेक्ट नंबर हो, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं हमें।